जब खबर बड़ी होती है तो बात इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की होती है और जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है, क्योंकि हमारे लिए व्यूज नहीं बल्कि आपका व्यू मैटर करता है। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बयान को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आज कहीं ना कहीं सरकार पर जमकर प्रहार किया है, अटैक किया है, वार किया है। अखिलेश यादव ने सिस्टम और सरकार की नीयत पर सवाल भी खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर दागी जाएंगी दमदार सवाल। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि सरकार संविधान को नहीं मानती है और साथ ही उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है। मिलते हैं, कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे, उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यहां मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं। तो आपने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव ने कई बातों का जिक्र किया है, सरकार पर जमकर प्रहार किया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी संविधान को नहीं मानती है। आज इसी मुद्दे पर दागी जाएंगे दमदार सवाल। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। शिव सिंह भारती हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है सर। रविंद्र प्रताप हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत है। शिव सिंह भारती जी, आप ही के साथ डिबेट को ओपन करूंगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। आरोप ये आप संविधान को नहीं मानते हैं, आरोप ये आप हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए, अखिलेश यादव जी तो कुछ भी बयान देते हैं और रोज कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं जिससे कि कोई ना कोई एक बड़ा वर्ग उससे बयान से आहत हो। ये उनका प्री प्लान है। रोज का उनको टीवी पे बने रहना है, उनको समाचार पत्रों में चूंकि बने रहना है, इसलिए वो कुछ भी बयान देते हैं। और जहां तक ये बैरिकेड और इस तरह की ये बैरिकेडिंग वगैरह, ये पहली बार तो लगाई नहीं जाती है। तो आज इतना बड़ा दिन है, आज लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं, नवरात्र के लिए लोग निकले हैं, तो पुलिस सुरक्षा में कहीं ना कहीं बैरिकेड भी लगाई। लेकिन आप पुलिस प्रशासन द्वारा जो भी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं उसको आप धता बताते हुए आप कहीं भी घूमने निकल जाएंगे। अरे आप पूर्व सीएम है, आपका भी प्रोटोकॉल है, आप उसके तहत निकलिए, आप प्रशासन को सूचना दीजिए। इतने बड़े पर पुलिस प्रशासन सुरक्षा में लगा हुआ है और आप उसको किसी भी तरह से, किस तरह से स्थितियां बिगड़े, उसका पूरा काम आप करने के पे उतारू रहते हैं। रोज कोई ना कोई एक ऐसा बयान देते हैं जिससे एक बड़ा वर्ग किसी न किसी तरह से हाथ हो, नहीं हो तो उनके कार्यकर्ता ही किसी तरह से प्रवोक कर जाए। तो इस तरह का बयान प्री प्लान करके वो रोज के रोज मीडिया में बने रहने के कारण देते हैं और इसका मुझे तो कोई आधार समझ में नहीं आता। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। रविंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता ने कई तरह के आरोप लगाए। आरोप ये कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं प्रदेश में अशांति पैदा करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका गया एक धार्मिक स्थल पे जाने के लिए, मतलब संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया, उसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है। जो भी हरकत आज की गई वह ऐसा लगता है कि केंद्र और राज्य सरकार में अघोषित इमरजेंसी है और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग यून की तरह ये सरकार चलाना चाहते हैं। पहले से ही देखा जाए तो देश में ना तो बोलने की स्वतंत्रता है, ना तो लिखने की स्वतंत्रता है, ना तो वोट डालने की स्वतंत्रता है। अब हद ये हो गई है कि चलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। एक तानाशाह क्या कर सकता है, जान पाना मुश्किल है। 4 कारण हम लोग बता सकते हैं। एक तो
वह उसका मूल स्वरूप संविधान विरोधी है, तो ये संविधान विरोधी कदम है। वह समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से डरी हुई है। केंद्र, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वह केंद्र और सरकार में जो गठबंधन के साथी हैं, साथ छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, उनको एक प्रकार से ये धमकी है और ये नए प्रकार का धार्मिक उन्माद भी हो सकता है। तो ये असफल सरकार जो जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में असफल है, वो इन 4 कारणों में से किसी एक कारण को किया है और अघोषित इमरजेंसी तो है ही है। एक बार फिर हम इस हरकत की उत्तर प्रदेश सरकार की निंदा करते हैं। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। नवीन दुबे जी, आपने बीजेपी की प्रवक्ता को सुना, आपने समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता को सुना, आप इसे किस तरीके से देख पा रहे हैं? देवेंद्र जी, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके का आचरण सरकार का वर्तमान में है, खासकर मैं उल्लेख करूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार का, ये तो निश्चित है कि दिखाई भी दे रहा है कि तमाम तरीके के आप अनावश्यक प्रतिबंध लगा रहे हैं। जिस तरीके से कहा जाए कि एक तरीके का अघोषित आपातकाल है, इस बात से मैं रविंद्र जी की बिल्कुल सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी चीज आती है कि उसी समुदाय के बीच में से एक व्यक्ति निकल कर आता है, वो फलस्तीन के बारे में लेके और एक पोस्टर लेके खड़ा होता। आप नमाज करने गए हैं, आप आस्था के साथ गए हैं, आपका पर्व है, त्योहार है, आप उसको हंसी खुशी से मनाइए। वो राजनीति करने का मंच तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई ईदगाह हो या मस्जिद हो, तो वहां आप क्यों भाई इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं? तो निश्चित तौर पर दोनों पक्षों से इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही हैं। एक नंबर बात। दूसरी चीज देवेंद्र जी आती है कि अखिलेश यादव जिस तरीके की राजनीति करते हैं, मैं कल उनका देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैंने उनका फेसबुक भी देखा, उनका एक्स हैंडल भी देखा, मुझे कहीं पर नवरात्रि की या नव संवत्सर की बधाई नहीं दिखाई दी। मैंने कल उनको ट्वीट भी किया और पूछा कि भैया आप भारत की राजनीति कर रहे हैं और आप कहते हैं कि हम गैर सांप्रदायिक पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, तो ये कैसा सेकुलरिज्म है आपका? समझ में नहीं आया। दूसरी चीज आती है रविंद्र जी, थोड़ा सा आप भी तवज्जो दीजिएगा कि अखिलेश यादव जी बहुत अच्छी बात करते हैं पीडीए की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी। प्रश्न इस बात का है कि इस पीडीए के अंदर अखिलेश यादव जी, डिंपल यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी और तमाम लोग, ये कहाँ फिट बैठते हैं? सारा के सारा तो लोग आपने अपने परिवार के जितने बालिग लोग हैं सब तो सांसद बना दिए हैं, कुछ विधायक बना दिए, कुछ नगर पंचायतों में बैठा रखे हैं, और पीडीए की आप बात कर रहे हैं। तो जब आप पीडीए को लेकर चलने की बात करते हैं तो कम से कम वो चीज दिखाई तो देनी चाहिए। कितने जमीनी दलित हैं जो आपके यहाँ सांसद या विधायक है? मुझे तो नहीं लगता एक भी होगा। सारे के सारे तो सक्षम लोग हैं जिनको आप राजनीति में लेके आए हैं। और दूसरी चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, एक पर्टिकुलर वर्ग को आप गालियां देने का काम कर रहे हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर यही चल रहा है। और आप कहते हैं कि साहब हम तो सबको लेके चल रहे हैं, फिर बाद में जब बात आती है तो एक के आगे अगड़ा भी आप लगा देते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। राजनीति में पारदर्शिता की जरूरत है। बिल्कुल मैं निश्चित तौर पर यह भी कहूंगा कि योगी सरकार में और देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नफरतों की खेती जो है वो ज्यादा से ज्यादा लहलहा रही है। और मैं समझता हूं इसको खत्म करने में हमारी कई पीढ़ियां खप जाएंगी इस देश के अंदर, तब जाके कहीं पुनः हम उस भारत में पहुंचेंगे जो सन 47 से और शायद 65 के आसपास तक का भारत रहा होगा। आज जो बात होनी चाहिए देश की प्रगति, हम विश्व की प्रतिस्पर्धा में देखें तो हम खड़े कहां पे हैं भाई? छोटा सा देश है सिंगापुर, कहां पहुंच गया, उसकी करेंसी कहां पहुंची हुई है, और हम कहां खड़े हैं, हमारा रुपया कहां औंधे मुंह पड़ा हुआ है। इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है, जिस पर ना मोदी जी बोलना चाह रहे हैं, ना कोई प्रदेश सरकार बोलना चाह रही है, ना ही सरकार के पीछे बैठे परोक्ष रूप से सरकार चलाने वाले मोहन भागवत जी कुछ बोल पा रहे हैं। क्यों नहीं भाई? आप देश को आगे बढ़ाने की बातें तो करते हैं, लेकिन आपके पास कोई योजना नहीं है। मैं समझता हूं ये जो सांप्रदायिक रंग देने का काम किया जाता है, वोटों की छद्म राजनीति जो की जा रही है, अब इससे बाहर आने की जरूरत है। और जनता को स्वयं चिंतन करना पड़ेगा कि कौन बेहतर है। ठीक है, रविंद्र प्रताप जी, आपने सुना किस तरीके से कई सारे जो मुद्दे हैं उनको लेकर बेबाकी से नवीन जी ने जवाब दिया। लेकिन देखिए सर, सवाल तो ये भी खड़ा होता है, आपने ईद की बधाई दी, लेकिन अखिलेश यादव ने कोई भी ट्वीट नवरात्रि को लेकर नहीं किया। 14 घंटे पहले उनकी ओर से एक वीडियो शेयर किया जाता है, लेकिन उसमें भी उन्होंने नवरात्रि की बधाई नहीं दी है, लेकिन उससे 1 घंटे पहले ही उन्होंने ईद की बधाई दी। आखिरकार इतना भेदभाव क्यों? माननीय अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट है मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। 14 घंटा पहले, चैत्र नवरात्रि पर सबकी संकल्प सिद्धि के लिए विविध रूप मां स्वरूपा देवी माता जी से निष्ठा नमन की मूक प्रार्थना। इस वीडियो में हमारे एक पूज्य पुजारी जो है माता जी की आरती कर रहे हैं।
तो यह सर्वाधिक अच्छा हो सकता है तरीका देने का। बनिस्बत की कोई पिक्चर शेयर करते, उन्होंने लाइव किया हुआ है, तो हो सकता है उससे ये मिस पहले हो गया उन्होंने हो। ट्वीट किया है कि चांद बारीक है, आज ईद है, सबको ईद मुबारक। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है सर, और 14 घंटे पहले अखिलेश यादव एक वीडियो को शेयर करते हैं और आप कह रहे हैं कि वो बधाई दे रहे हैं। ये तो अखिलेश यादव जी की बधाई है। दूसरे दूसरे जो हमारा ऑफिशियल ट्विटर है, ऑफिशियल पार्टी का ट्विटर लीजिए, तो पार्टी के ट्विटर में दे नवरात्रि के पहले दिन, चैत्र प्रथम दिन जो था, उस दिन हमारे पार्टी से 3 प्रकार के गए हैं और सारे धर्मों को गए हैं। उस दिन गुड़ी पड़वा भी था, उस दिन मैं सिंधी लोगों समाजवादी का भी था। पार्टी के मुखिया की बात कर रहा हूं सर। समाजवादी पार्टी के लीडर वही हैं, समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर वही है, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत ट्विटर है। तो दोनों से गया हुआ है, दोनों से गया है। अब इसको जिसको नहीं दिखाई पड़ेगा तो उसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो आपसे और पहले ही खाली बोल मैं दिया बता कि रहा हूँ 14 घंटे एक ही पहले उन्होंने तस्वीरों को शेयर किया। लौटूंगा आपके पास। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिव सिंह जी, कई तरह के आरोप आपके ऊपर यह भी लगता है कि आप संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आप कानून का पालन नहीं करते हैं, आप हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। जो भी आरोप लगाते मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कैसे। जहां तक अभी सांप्रदायिकता की बात की, तो सांप्रदायिकता की शुरुआत किसने की? हिंदू इतना सहिष्णु है कि आप देखिए कि उसको पूजा करने से भी रोका जाता रहा। आप अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहां पर दुर्गा पूजा में किस तरह की घटनाएं होती हैं उस पर कभी ना ममता बनर्जी बोलती है, ना कभी अखिलेश यादव का बयान आता है। लेकिन आपको सिर्फ एक धर्म के पर्व, एक धर्म के त्योहार, एक धर्म के लोग अगर दिखाई देंगे तो निश्चित रूप से इस बहुसंख्यक समाज की बात कौन करेगा इस देश में? और इस देश में अगर ठीक तरह से अगर पूजा पद्धति, अगर लोकतांत्रिक तरीके से, अगर संवैधानिक तरीके से सबको अधिकार है अपने अपने निजी हकों का, तो इस देश के बहुसंख्यकों का भी है। उनकी बात करने में इनको झिझक क्यों होती है, जबकि उनका वोट तो ले लेते हैं? कल मैं समाजवादी पार्टी के एक नेता थे जो अगले समाज से आते थे, उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव जी से मैंने कहा कि अगर आप अगले समाज के लोगों की बात नहीं करेंगे तो मैं पार्टी में काम नहीं कर पाऊंगा। तो बोले कि यार अगले समाज माने पीडीए में जो एयर है वो तो अगले समाज का है, अगले समाज के लिए ये लगाया गया है। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं। चुनाव आता है तो कभी कुछ बोलते हैं, चुनाव चले जाते हैं तो फिर कभी कुछ बोलते हैं। और निश्चित तौर पे मानिए कि किसी धार्मिक आयोजन में भी जाते हैं तब भी इनके मुंह से इस तरह के बयान आते हैं जिससे बहुसंख्यक समाज इस देश का खपा हो, उसको वो आहत हो, इनको गौशालाओं से दुर्गंध आ जाती है, इनको त्योहारों से इनको कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन उनको एक अल्पसंख्यक वर्ग जो इस देश का है, जो इनका वोटर है, जिनको हमेशा ये टारगेट करके रखते हैं, उसके लिए इनको किसी भी तरह का बयान छूट ना जाए, इसलिए अखिलेश यादव खुद करते हैं, ताकि समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है वो देख लेता है। अखिलेश यादव जी को पता है कि हमको सीधे किसको बधाई देनी है और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से किसको बधाई दिलवानी है। तो देखिए, इस तरह की अगर ये हरकतें करेंगे, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा कि उन्होंने नवरात्रि की बधाई दी कि नहीं दी, क्योंकि इनके ब्लड में है कि इस तरह की हरकतें करना। तो ये तो आज से थोड़ी नहीं कर रहे हैं, ये तो जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तब से कर रहे हैं। वो चाहे आराम से हमको गोली चलवानी हो, चाहे किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाना हो इनकी सरकारों में, और लगाए गए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इनका कोई भी बयान बहुत हद तक करने वाला नहीं। जनता उसको बहुत अच्छी तरह से जानती है कि अखिलेश यादव सिर्फ इसी तरह का बयान देंगे। ठीक है, नवीन दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं सर? जी हाँ, देखिए शिव सिंह जी को मैं सुन रहा था। शिव सिंह जी, अभी हाल में जो बीडी के अंदर मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, मालूम है कौन लोग थे? वो दोनों युवा हिंदू थे। उनको भड़काने वाले कौन लोग थे? उनका तो कैरियर खत्म कर दिया ना आपकी भड़काऊ राजनीति ने। मैं यही कह रहा हूं, राम गोपाल मिश्रा बहराइच में मार दिए जाते हैं किसके भड़काने पर? भाई क्यों किसी के घर पर चढ़ के गए? दूसरी चीज आप ध्यान रखिए, भारत का संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं अपने घर की छत पर चाहे भजन कीर्तन करूं या रामायण का पाठ करूं या नमाज करूं। क्यों भाई आप प्रतिबंधित कर रहे हैं कि आप छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ? किस तरीके के कानून व्यवस्था से आप देश को चलाना चाहते हैं? संभल के अंदर के लिए ये बयान आया है सरकार का। क्यों आया भाई? अघोषित कर्फ्यू लागू करेंगे, इसका मतलब आपकी प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो चुकी है। आप 8 साल में मुझे ये बता दीजिए कि कौन सी ऐसी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जो सफल हुई हो? कितने युवाओं को आपने रोजगार सृजन करके दिए हैं? कितने इंडस्ट्रीज आपने डेवलप किए हैं? कितनी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलप की है? कितना ओडीओपी आपका सफल हुआ? केवल भाषण चल रहे हैं भाई साहब, जमीनी धरातल पर आपने कोई काम नहीं किया। ये स्वीकार करिए, केवल नफरतों की खेती
पुष्पित और पल्लवित हो रही है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत घातक है। मैं तो फिर कह रहा हूं, वो जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जो काम करने के लिए जनता ने आपको चुना है, कृपया उस पर ध्यान दें। बताएं पिछले 8 साल के अंदर कि कौन आपने 8 साल का दुनिया का गाथा बंधन किया है। मुझे तो नहीं लगता ना किसान संतुष्ट है, ना युवा संतुष्ट है, ना महिलाएं संतुष्ट है। कौन खुश है भाई? और अगर सब खुश होते तो फिर ऐसे ही नहीं आप 37 सीटें समाजवादी पार्टी ले जाती और 6 कांग्रेस ले जाती। कुछ तो है ना। आप अभी भी अगर उसी ढर्रे पर देखिए, आदमी उकता चुका है, ये हिंदू मुसलमान करके लोग उकता चुके हैं, गले तक भर गए हैं, उनकी अपनी जेबें आपने काट दी है। टैक्सेशन का लोड इतना बड़ा हो चुका है और बावजूद इसको उत्तर प्रदेश कर्जे में आ गया है, भयंकर कर्जे में, बावजूद इसके आप लोग नहीं देख रहे हैं। आपको केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, दुकान चलानी है, बात खत्म हो जाती है। जनहित के चर्चा कीजिए कभी साहब, कभी उस पर भी तो बोलिए। ठीक है, हाँ, शिव सिंह भारती जी बता दीजिए सर, आपने 8 साल में कितने काम किए हैं? योगी सरकार की ओर से क्या कुछ काम किया जाता है? बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से क्या कुछ काम किया गया है? गिनाइए जरा। देखिए, बयान देने से सिर्फ ये बयान दे दिया जाए कि न युवा खुश है, न किसान खुश है, कोई खुश नहीं है, तो इस तरह के बयान से पूरी सरकार जो 8 सालों का वर्क है वो खत्म नहीं हो जाता, ठीक ना। दूसरा, अगर कहीं पे सरकार कुछ नहीं कर रही है तो अखिलेश यादव जी उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाते? अखिलेश यादव जी हमेशा इस तरह के मुद्दों को क्यों उठाते हैं जिससे साम्राज्य बढ़ते? क्यों छोड़ दे? क्यों अखिलेश यादव को क्यों अखिलेश यादव छोड़ा जाए? आज अखिलेश यादव के बयान को हम लोग चर्चा करने के लिए सर, जनता ने आपको चुना है। अगर जनता अखिलेश यादव को चुनती तो वो मुख्यमंत्री होते। अखिलेश यादव ने काम नहीं किया, इसलिए जनता ने उनको हटा दिया, मुख्यमंत्री आपके बन गए। आपने क्या काम किया? बड़ी बात तो ये है, 5 साल में आपने कितना काम किया है? 8 साल में आपने कितना काम किया? 5 काम कोई बता दीजिए सर। जी, क्या ओपी बता दीजिए, कौन से जिले में सफल हुआ है? एक जिला बता दीजिए। अरे किसमें नहीं सफल हुआ? आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? अरे एक जिले का नाम बता दीजिए। आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं, आप महिलाओं की बात करते हैं। जितनी भी हमारी योजना वो महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए। आज किसान जिले में आत्महत्या कर रहा है। योजनाएं तो बहुत सारी हैं, सफल कितनी है मैं आप पूछ रहा उत्तर प्रदेश के जिले में बता दीजिए जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो आत्महत्या करते थे। समाजवादी पार्टी से आपका कंपैरिजन नहीं है। समाजवादी पार्टी से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो उन्होंने भी कई सारे काम किए। आपने क्या काम किया आप अपनी बताइए। कोई भी 5 काम आप बता दीजिए कि हमने 5 काम ये किए हैं, बेहतर तरीके के साथ किए, जनता के बीच में हम गए हैं, जनता उससे सेटिस्फाई है। देखिए, जनता सेटिस्फाइड है, इसीलिए जनता हमको दोबारा चुन के भेजी उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस बात कभी उत्तर प्रदेश में कभी भी कुछ दोबारा कोई पार्टी चुन के नहीं आई। नवीन जी, हंसने वाली बात नहीं है, आप इसको हंसी में टाल देंगे कि आप कोई योजना बता दीजिए। आप योजना बताइए। आज हम 10 दिन से गिना रहे हैं, 10 दिन से गिना रहे हैं। आप हिंदू मुसलमान करके तीसरी बार भी जीत जाएंगे, चौथी बार भी जीत जाएंगे, लेकिन कब तक? आप प्राथमिकता होनी चाहिए, चुनाव जीतना। प्रदेश की जनता क्या समझते हैं? देश को चलाना आप प्रदेश की जनता को समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात करेगा और सरकार बना ले जाएगा? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? चल ही रहा है। अरे चल रहा भैया। दोबारा नवीन जी अगर कोई सरकार में आता है तो अपनी उपलब्धियों के कारण आता है, हिंदू मुस्लिम के कारण नहीं आता। उपलब्धि ही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब, की बात कर रहे हैं। पूछ रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, मैं कह तो रहा हूँ, एक उपलब्धि तो गिनाई है। मैं बता देता हूँ उपलब्धियां आपकी, मैं उपलब्धियां बता देता हूँ। सर्वाधिक हिरासत में हत्याएं होने का रिकॉर्ड कायम हुआ है आपकी योगी सरकार में 8 साल के अंदर। और देश की बात करें तो 11 वर्ष के अंदर मोदी सरकार में रिकॉर्ड ये कायम हुआ है कि रुपया डॉलर के सामने सर्वाधिक नीचे चला गया है और महंगाई सर्वाधिक है। केवल ये 2 उपलब्धियां, इसके अलावा कोई बड़ी उपलब्धि हो तो आप गिना दीजिए। मैं बहुत डंके की चोट पर बात करता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ भाई साहब, मेरा किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। बिल्कुल नवीन जी, आपका कोई लगाव नहीं होगा, लेकिन इस तरह से टीवी पर बैठ के ये कह देना कि जनता ने चुना है तो हिंदू मुस्लिम करके चुना है, तो इतने बड़े मैंडेट को आप धता बताते हुए सिर्फ ये कह देंगे कि हिंदू मुस्लिम की बता दीजिए सर, आपने क्या काम किया बता दीजिए, बात खत्म। अरे क्या काम किया? आप देखिए, सरकार क्या करती है? सरकार गरीबों को सब देने का काम करती है। सरकार क्या करती है? लोगों का पेट भरने का काम करती है। सरकार क्या करती है? सरकार लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने का काम करती है। तो सरकार ये सारे काम जमीनी ठीक है। देखिए, सीधा एक सवाल है, 8 साल में आपने कितना रोजगार दिया, आप ये बताइए। 8 साल में अगर इस तरह का पैमाना आप लेकर बैठेंगे कि 8 साल में कितना रोजगार दिया,
तो मुझे लगता है कि इस देश में, इस प्रदेश में जब से सरकारें बनी है तो रोजगार को लेकर सभी के कॉलर पकड़ने का काम किया गया है। और क्राइम जहां पर तक आपने भारतीय कितना जनता कंट्रोल पार्टी किया, आप बात ये है, बताइए। तो किस पर किया गया है, क्राइम, लोगों ने सरकार को अपराध को सत्ता में लेकर भाग आपने दिया क्या भैया, काम इसलिए किया? आपको लाए थे। किसानों के लिए आपने क्या काम किया? क्राइम पर कह रहे हैं। जी, अरे क्राइम पर तो आप देखिए, पूरे प्रदेश की जनता जानती है, देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम किस तरह से कंट्रोल हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, और उसी को बिगाड़ने का काम अखिलेश यादव जी रोज रोज करते हैं। रोज रोज किसी इसी तरह का बयान देके, और संविधान खतरे में है और हमको आजादी नहीं है कहीं निकलने बैठने की, भाई साहब, मुझे भड़काऊ आइए बयान सभी नहीं देने मेरा दिया सवाल है। ये नहीं था भ्रष्टाचार सर, का लौटूंगा रिकॉर्ड आपके आपकी पास, सरकार में लौटूंगा है। लौटूंगा। सवाल मेरा ये नहीं था। रविंद्र प्रताप जी कुछ कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार बहुसंख्यक समाज की बात कर रहे हैं कि वो आहत हुआ है। सच में आहत हुआ, मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्री, केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश में, कहता प्रभु श्री राम अभय संतान। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री कहते हैं माता जानकी टेस्ट ट्यूब बेबी। उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, वो कहते हैं प्रभु बजरंगबली दलित। मोहन भागवत जी कहते हैं हिंदू धर्मों में छेड़छाड़ हो गई है और सारे धर्म ग्रंथों को पुनः समीक्षा होगी। जो मीडिया रिपोर्ट हमारे पूज्य शंकराचार्य जी महाराज बताते हैं, औसत समाजवादी बताते पार्टी हैं के नेता क्या कि कहते हैं, ये भी गिनाऊं मैं? समाजवादी सर्वाधिक पार्टी के नेता अगर कोई बयान देते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कितनी बार बयान दिया हिंदू धर्म को लेकर, कितनी बार आपने कार्रवाई की? वो कहा गया, फिर ये जो मीडिया रिपोर्ट है हमारे पूज्य शंकराचार्य जी कहते हैं, वो बताते हैं सर्वाधिक स्वामी मंत्री गिराए प्रसाद गए। मौर्य ने कितनी बार बयान दिया, कितनी बार आपने कार्रवाई की सर? जहां थे वहां हैं। अब बताते हैं इनकी उपलब्धियों को बताते हैं। सर मेरा सवाल कुछ और है। मैंने जवाब दे दिया, आपने सुना नहीं। वो जवाब नहीं दिया सर जहां आपने। होना चाहिए था, जी। जहां थे वहां, जहां होना चाहिए था वहां हैं। कितनी बार अब आते कार्रवाई की, हैं मैं वही तो जानना चाह रहा हूं। पहली बार में आपने कार्रवाई कर दी? एक बयान बताइए जरा। स्वामी चलिए, प्रसाद मैं उस मौर्य विषय का। आना नहीं चाह रहा था। स्वामी आप प्रसाद बताइए। मौर्य के अगर सब बयान गिनाने पे आए ना, तो खुलेआम जिस तरीके से सनातन का अपमान किया जाता है, खुलेआम समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से कोई बयान नहीं दिया जाता। प्लीज आप बता दें। स्पेसिफिक आइए, मैं उत्तर दूंगा। मुझे सारे बयान याद है, आप स्पेसिफिक बताइए। रविंद्र जी मैं बता जी, देता जी। हूँ। देखिए ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर जिस तरीके का जहरीला बयान दिया, क्या कोई कार्रवाई अखिलेश यादव बयान जी ने था? की? जिस नहीं, तरीके का बयान था। सुन लीजिए, एक रामचरितमानस को क्या कहा था, क्या कहा था? मैं तो वो सब कह नहीं सकता हूँ अपनी जबान से। आपको नहीं पता है? नहीं, नहीं, राजनीति में है, आप समाजवादी हिंट पार्टी में के कहिए राजनीति ना। में आपको नहीं पता है? अब नहीं, बोल रहे हिंट हैं में क्या? कहिए, मैं अब बोल खुल रहे के हैं आप? कहूंगा, आपको मैं खुल जानकारी के नहीं है? कहूंगा, मैं नहीं, घबराऊंगा नहीं। रामचरितमानस को जलाने का और फाड़ने का आह्वान करने वाला आदमी था स्वामी प्रसाद मौर्य, और वो आप क्या गलवैया कर रहा था अखिलेश यादव के साथ। अब सुनिए, मेरे पहला इस्तीफा सपा से मैंने दिया था, और सुन लीजिए, औरंगजेब पर बयान कौन दे रहा था भाई? कौन दे रहा था? राणा सांगा पर बयान किसने दिया? क्यों नहीं निंदा की जा रही है? आप बताइए मुझे। और तीसरी चीज मैं बता देता हूं, राजकुमार भाटी की जरा स्टेटमेंट सुन लीजिएगा, किस तरीके से ब्राह्मण समाज को, गोस्वामी तुलसीदास जी को अपमानित करने का काम करते हैं अपने वक्तव्यों में। तालियां बजा रहे हैं अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी तालियां बजा रही है। इस तरीके से आप पार्टी को चलाएंगे भाई साहब? ये पीडी है, मैंने पीडीओ को तो डिफाइन कर दिया कि सारा तो परिवारवाद घुसा हुआ उसमें। रविंद्र प्रताप जी बताइए क्या कुछ कार्रवाई की गई सर? जी। सबसे पहला इन्होंने कहा कि मौर्य जी ने श्री रामचरितमानस को जलाने का आह्वान किया था, ऐसा करके एक FIR लिखी गई थी, उसमें कहीं नहीं पाया गया। श्री रामचरितमानस के कुछ पन्नों को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के सामने जलाया गया था, वहां पर FIR दर्ज है, कार्रवाई हो रही है, दिल्ली सरकार बता देगी। दूसरा, इन्होंने कहा कि राजकुमार भाटी जी ब्राह्मण समाज के खिलाफ बयान दे रहे हैं। एक भी बयान बता दे स्पेसिफिक, ऐसे ना कहें बहुत सारे बयान दे दिए, एक भी बयान बता दे जो ब्राह्मण समाज के खिलाफ किया उन्होंने। तीसरा कहा रवीन जी ने औरंगजेब के लिए बोले, औरंगजेब के लिए बोले, बता रहा हूं मैं, उसका भी उत्तर दे रहा हूं। औरंगजेब के लिए बोले, औरंगजेब के लिए हमारे MLA जो हैं महाराष्ट्र में, वो बोले, उन्होंने वही बोला जो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है। फिर एक वर्ग आहत होता है तो तुरंत माफी भी मांगते हैं। अब आते हैं राणा सांगा जी के बारे में। राणा सांगा जी के बारे में हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, उन्होंने बोला, उन्होंने एक शब्द बोला, उसको अर्थ का अनर्थ किया गया। उन्होंने बोला गद्दार, गद्दार उन्होंने बीजेपी को लिए बोला गया था, और उन्होंने ये बोला था कि राणा सांगा की औलाद
तो राणा सांगा के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उसका क्लेरिफिकेशन माननीय अखिलेश जी ने एकदम स्पष्ट दे दिया कि हमारे नायक हैं और रहेंगे। वाह रविंद्र प्रताप अगर जी, को- अगर आपके नेता कहें तो सब सही है, आपके नेता कहें तो सब सही है। ना समाजवादी आप पार्टी बताइए, की ओर और से भी कोई एग्जाम्पल कार्रवाई हो तो की आप जाती है, बताइए ना ना। समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से कोई नहीं, और बयान दिया बताइए। जाता। देखिए, ऐसे फिलहाल मत के लिए कहिए, आप सभी का ऐसे बहुत मत बहुत कहिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान पर कहीं ना कहीं सियासत अपने चरम पर है। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से प्रहार किया जाता है, वार किया जाता है, अटैक किया जाता है। मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए। नमस्कार।